नमस्कार, आदाब। टीवी6 न्यूज नेटवर्क के विशेष कार्यक्रम में बांग्लादेश में चुनाव परिणाम। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रही हैं। ढाका पर इस समय पूरी दुनिया की निगाहें हैं। शेख हसीना ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो कोई विजय जुलूस न निकालें, कोई उत्सव न मनाएं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस समय वरिष्ठ पत्रकार अमल सरकार हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते जी। क्या माहौल है वहां पर? आप चूंकि सब कुछ देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं। देखिए, मैंने पिछले 30-35 साल तक चुनाव कवर कर चुका है भारत में और कई देशों में, लेकिन इस बार मैंने पहले ये स्थिति देखा है कि ढाका सिटी जो राजधानी है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि बाकी दिन जैसा रहता है साल में उसी तरह है, क्योंकि चुनाव की परिणाम आने के आज पहला दिन है परिणाम के बाद, तो उसमें जितना जुलूस निकला चाहिए था, जितना मजा होना चाहिए था, जितना ये सब उत्सव होना चाहिए था, उत्सव होना चाहिए था, ये सब नहीं हुआ है। आपने जो शुरू से कहा आपने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना आवामी लीग के सुप्रीमो शेख हसीना, उन्होंने ये बता दिया कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 10 तारीख को इसमें 2 रीजन है। एक पहला रीजन ये है कि बांग्लादेश पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी को ऐसा ही बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा कोई विक्ट्री रैली उली आप मत बनाओ, वो हम सेंट्रली करेंगे कलकत्ता में, बाकी कुछ 1 महीना बाद या 15 दिन बाद हम करेंगे। तो ये का कारण है कि सुपर सेंसिटिव है, और चुनाव के दिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बीएनपी लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने का आरोप है कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने चाहता। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सुझाव दिया कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम लोग सेंट्रली करेंगे, और 10 जनवरी प्रधानमंत्री एक सेंट्रल रैली करेंगे। इसका पीछे एक है कि ऐतिहासिक रीजन है 10 जनवरी, जब 1971 में 16 दिसंबर बांग्लादेश आजाद हो गए हैं, तो उसके बाद कराची की जेल से पहले शेख मुजीबुर रहमान लंदन गए, वहां से वो इंडिया होके बांग्लादेश आए थे, वो है 10 जनवरी। तो यह ऐतिहासिक दिन है बांग्लादेश के लिए, तो इसीलिए उसी दिन उनकी लड़की जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उन्होंने उसी दिन को चुना कि विक्ट्री रैली कुछ भी हो तो वही दिन में हो। यानी 2 दिन बाद, चूंकि ऐतिहासिक दिवस है और ऐतिहासिक दिवस में किसी तरह की लोग उत्पात नहीं करें, ये भी देश ध्यान रखेगा। तो ये एक वजह लग रही है जिसमें कि वो उत्सव भी हो जाएगा, उस ऐतिहासिक दिन को भी याद कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो डर है सत्ता पक्ष को कि जिस तरह से बहिष्कार चुनाव का हुआ है और बीएनपी के 2700 कार्यकर्ता अभी जेल में हैं, उन पर केस भी चला, तो लगता है कि आग में जैसे घी नहीं डाला जाए, बचा के चला जाए और आग से हाथ भी सेक लें, जाड़े का दिन है। ऐसा ही कुछ रणनीति है क्या शेख हसीना का? नहीं, वो तो देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो जो स्थिति पैदा हो चुका है वो मैंने पश्चिम बंगाल में भी यही देखा कि चुनाव होने के बाद वहाँ पोस्ट पोल वायलेंस बोल के एक अलग से टर्म चलता है। पोस्ट पोल वायलेंस ये भारत में त्रिपुरा में है और पश्चिम बंगाल में है, ये 2 स्टेट में है। तो यहाँ पे भी पोस्ट पोल वायलेंस का बहुत लंबा इतिहास था। 2001 में जब बीएनपी सत्ता में आया था, उसके बाद काफी लोगों को हत्या हुआ था, काफी महिलाओं को रेप हुआ था, काफी घर जलाया गया था, काफी स्कूल को डैमेज किया था, काफी जो बासेस ये सब को डैमेज किया गया था। तो इस सब ध्यान में रखते हुए 2008 में जब हसीना जी आए थे, तो उसी साल से ही इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई हम पोल के रिजल्ट के साथ हम तुरंत कोई उत्सव हम नहीं मनाएंगे, हम इसको सेंट्रली मनाएंगे, डिसिप्लिन वे से मनाएंगे। बिल्कुल। हाँ बोलिए। अमल सरकार जी, जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, दिलचस्पी इसलिए है इस चुनाव परिणाम को देख के कि प्रतिपक्ष में वही लोग आएंगे जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, डमी चुनाव में डमी उम्मीदवार, और वही लोग संसद में मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में आएंगे। तो ये विचित्र नहीं लगता है कि वही डमी कैंडिडेट सरकार के खिलाफ संसद में बैठेंगे, उन्हीं की पार्टी के लोग? नहीं, ये क्या होगा अभी तक अब बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग अपना दल में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अवामी लोग हैं जो 62 के बराबर लोग जो
स्वतंत्र जिसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, जी उसमें से 95% लोग आवामी लीग के ही हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल हसीना जी को ही अपने लीडर मानते हैं। जी ऐसा पॉलिटिक्स उनको उनके लिए खतरनाक बनेगा कि वो आवामी लीग के खिलाफ रहे, उसको आवामी लीग में जाना ही पड़ेगा। ये एक स्थिति का है। लेकिन ये मॉडल ऐसा नई बार नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम बांग्लादेश संसद में क्या था, तो जातीय पार्टी वो सरकार में भी था और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसी पार्टी के था। सो डेमोक्रेसी को देखिए कैसे चर्चा हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा आज बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी एक स्थिति ऐसा है कि बीएनपी जो मेन ऑपोजिशन पॉलिटिकल फोर्स है, not only the party, the main opposition force, because there is a very distinct ideological difference. As in India, between the BJP and Congress, here is similar ideological differences between BJP, between Awami League and BNP. सो अवामी लीग जब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऐसा स्थिति बन चुका है, क्योंकि शेख हसीना जी उन्होंने बोल दिया था कि भाई क्यों कोई सिलेक्शन का कोई बात नहीं होगा, सबको इलेक्टेड होके ही आना पड़ेगा। इलेक्शन इज मस्ट, आपको जीत के ही, आपको कम्पीट करके जीतना है, आपको कोई जिताएगा नहीं। ऐसा कि ये नहीं कि आपके साथ पीछे आपके सामने कोई प्रतिपक्ष नहीं रहेगा। बीएनपी नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष नहीं है। तो ये एक मॉडल इन्होंने बनाया क्योंकि बीएनपी नहीं था। अमल जी, एक एक दिलचस्प है, चुनाव की पूरी प्रक्रिया पे अपने आप में और खासकर चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क में है। पूर्व चुनाव आयुक्त सखावत हुसैन ने कहा कि यह विश्वास करना कठिन है कि मतदान 40% था, क्योंकि विशेष रूप से इस फैक्ट को भी काफ़ी लोगों ने देखा भी और वायरल भी हुआ था कि मतदान खत्म होने के 1 घंटा पहले 27-28% बताया गया था और अचानक 1 घंटे में वो 40% हो जाता है। तो सखावत हुसैन ने भी सवाल उठाया, बाकी मीडिया के जो लोग थे जो पहुंचे हुए थे उन्होंने भी बाकायदा सवाल उठाया कि मतदान का जो आंकड़ा है, जो ब्रीफिंग के कुछ घंटों बाद चुनाव आयोग मुख्यालय में डैशबोर्ड पर दिखाया गया था 28%, और फिर एक तस्वीर बाद में लोग देखते हैं कि 40% 1 घंटे के बाद हो जाती है। ये इलेक्शन कमीशन के रोल पे सवाल नहीं उठता है कि आप ढाका में आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे? देखिए, ये ठीक है कि कोई मॉडल इलेक्शन कमीशन हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, भारत में भी नहीं है, कई देश में नहीं है। ये तो पहला बात है मेरा। दूसरा बात है कि अचानक बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ऐसा मॉडल बन जाएगा, ये आशा करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको एक प्रोसेस में आता है। तो मैंने जो देखा, मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं कि दिस टाइम दिस वाज बेटर, द रोल वाज बेटर देन द प्रीवियस वन। आप जिस आदमी के बारे में बताया, उन्होंने पिछले 1 साल से यही बोल रहा था, लेकिन उनके समय भी चुनाव क्या हुआ था वो पब्लिक को मालूम है, ठीक है। तो मैं किसी को खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह है कि 40% चुनाव और 27 से 40% हो गया, ये हर जगह में ही होता है, क्योंकि काफी लोग क्यू में रहते हैं और लास्ट टाइम वोट डालते हैं। ये हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का फीचर है। जैसे अब यूरोप अमेरिका में जाएगा, वो पहला दफा में लोग वोट देते हैं कि आफ्टरनून के पहले ही वोट दे देते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई लोग, महिलाओं लोग एक वो घर के काम खत्म करते हुए खाना उना खा के फिर वो लोग जाते हैं। सो कैरेक्टर अलग है। तो इसको लेकर अब मतलब सवाल 1 उठा घंटे सकते में हैं। 1 घंटे में ये संभव है कि ये मतलब कि इतना परसेंट बढ़ जाए, मतलब 27 से 40 यानी कि 13% और बढ़ जाए, ये संभव है जैसा आप बता रहे हैं? नहीं, क्यों? जैसे नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत लोग क्यू में रहते हैं और जो लोग क्यू में खड़े हो जाते हैं उसका वोट डालने का अधिकार है। जो बिल्कुल बूथ में घुस जाते हैं उसका वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हर समय का लोग को काउंट किया जाता है कि कौन बूथ में कितना है। जी। तो मैल प्रैक्टिस हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मीडिया में दिखाया हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ था इस देश में उससे कंपेयर करें तो इस इलेक्शन कंपैरेटिवली क्लीन इलेक्शन, एंड दिस 40% आल्सो जस्टिफाइड, इसलिए कि मेजर ऑपोजिशन नहीं था और टोटल वायलेंस की एटमॉस्फेयर था। उसको मुताबिक आप देखिएगा कि आप बाकी जो पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखिएगा, तो 40% भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अमल सरकार जी,
अब तो पांचवी बार शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं, शपथ भी हो जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कितने मजबूत होंगे, क्या कुछ हो सकता है भविष्य में? तो और आखिरी सवाल है ये आपसे। देखिए, ये जब बांग्लादेश के लोगों के जो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स है, उन लोगों के लिए जैसे खुशी की बात है, भारत के लिए भी है, क्योंकि कौन कहाँ राज करता है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। सो बीएनपी के साथ भारत सरकार का उतना गुड रिलेशन कभी नहीं रहा था, इसलिए क्या है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन में था हम लोग। लेकिन अभी क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्ट, आप आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार कहा था कि हम रात में हमारा अच्छा नींद होता है, क्योंकि वो जो एक्सट्रीमिज्म का जो मदद चल रहा था बांग्लादेश से, वो खत्म कर दिया हसीना जी 2010 के अंदर ही खत्म कर दिया। और इस बार भी उन्होंने कह दिया कि कभी इस लैंड को हम भारत के खिलाफ और किसी देश के खिलाफ हम व्यवहार नहीं करने देंगे। तो ये तो एक है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो कोलाबोरेशन हो रहा है, देखिए बांग्लादेश में जो पद्मा सेतु है, ये केवल बांग्लादेशी के लिए नहीं है, ये पूरा ईस्टर्न इंडिया के लिए एक बड़ा एसेट बन गया, क्योंकि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इतना अच्छा ये आपको मिलेगा। अब आप अगर जाइएगा कि नॉर्थ ईस्ट में, उसमें कर्णफुली नदी के अंदर अंडरग्राउंड सबवे बन चुका है, एक्सप्रेसवे बन चुका है, और बांग्लादेश में रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, यह रिवर नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो हम अगर कोई कलकत्ता से, कोई भारत के कोई किसी जगह से हम अरुणाचल में, त्रिपुरा में, मणिपुर में कुछ भेजना चाहेंगे तो हमको आसाम में नहीं जाना पड़ेगा, हम भारत के अंदर से ही जा सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर से ही जा सकते हैं। वैसे बांग्लादेश भी उनका अपना जो उत्पादन है वो भारत में भेज सकते हैं, काफी दूसरे देश में भेज सकते हैं, भूटान में भेज सकते हैं, नेपाल में भेज सकते हैं। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए, ये जो सुविधा है, जियोग्राफिकल सुविधा, वो तो है, लेकिन उसको यूज करने के लिए क्या होता है कि पार्टनरशिप एक बहुत वो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कहाँ राज कर रहे हैं। भारत के लिए पोजीशन ये है कि बांग्लादेश में जो भी हो, भारत बांग्लादेश के खिलाफ पोजीशन कभी नहीं लिया था, लेकिन बांग्लादेश से ये दुर्भाग्य की बात है कि कभी कभी सत्ता में ऐसे ऐसे पार्टी आ गए थे जो लिबरेशन वार के जो सबसे बड़े मददगार कंट्री जिन्होंने हिस्सा लिया लिबरेशन वार में, उसके खिलाफ भी उनका रोल बहुत क्लियर था। लेकिन तो हसीना जी आ गए पंचम बार, ये मुझे लगता है कि भारत के भी विकास और दोनों देशों का ही विकास और अच्छे ध्यान में होगा। और दोनों देश में ये मील है कि मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया और शेख हसीना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया। ये दोनों में भी दोनों देश का एक सिमिलरिटीज है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सचेंज कर सकते हैं, केवल प्रोडक्ट नहीं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शेयर करते हैं एक दूसरे को। और हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी की कंसर्न है, चाइनीज डोमिनेशन का जो कंसर्न है, उसके लिए भी बहुत अच्छा पोजीशन होगा हसीना जी अगर यहाँ रहेंगे। तो मुझे लगता है इस चुनाव में चीन से दूरी बना के रखी, मुझे लगता है शेख हसीना ने, और अमेरिका बार बार चुनाव में, बांग्लादेश के चुनाव में हस्तक्षेप करता रहा, और ये एक जवाब है। आप अगर इसकी व्याख्या करें तो एक तरह से ये परिणाम भी अमेरिका को एक जवाब है। ये बिल्कुल। और अमेरिका का जो बांग्लादेश पॉलिसी, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश को वीजा रेस्ट्रिक्शन आरोप किया था पिछले साल, और इन्होंने काफी, इवन ये लोकल एक लेबर प्रॉब्लम था गारमेंट इंडस्ट्री को लेकर, उसके लेकर भी वाशिंगटन से प्रतिक्रिया मिला था कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्थिति बन गया था, और काफी लोगों को से ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका नाम नहीं सुना है, उसके साथ भी पीटर हस ने बैठक किया था। तो ये सब एक राष्ट्रदूत को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप इतना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हसीना जी इस बार जीते हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो उठेगा कि उन्होंने किसके खिलाफ जीता है। उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं कि वो अवामी लीग के ही प्रतिपक्ष कुछ था उसके खिलाफ है, वो तो है, लेकिन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आप देखिएगा कि दिस इज द डिफीट ऑफ बाइडेन बांग्लादेश पॉलिसी। यानी बाइडेन की पॉलिसी को हम मान के चलें कि प्रतिपक्ष के सिंबॉलिक है जिसके खिलाफ जीती शेख हसीना। और बहुत सारे सवाल आगे भी
रहेंगे शेख हसीना के पूरे इस लोकतांत्रिक चुनाव अभियान पर। आपने हमें समय दिया अमल सरकार जी, ढाका मीडिया सेंटर से बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। तो ये थे अमल सरकार जो ढाका मीडिया सेंटर से हमें चुनाव परिणाम का अपडेट दे रहे थे, बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। आगे भी हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश के बारे में। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर अपनी टिप्पणी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।